उसको तर्जुमा कर दीजिए इंग्लिश में, तो सुकून को क्या कहेंगे? पीस। उसी को अपनी पार्टी बना लीजिए। एक्चुअली आप यहां क्यों आए हैं? कुछ तो जरूरत हो, कुछ तो मजबूरियां हों, और उन मजबूरियों को पूरा कैसे किया जाए, सोचना ये है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने वर्ड यूज किया था एग्जीक्यूटिव, और उस एग्जीक्यूटिव का मतलब है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। क्या हमारे देश में वाकई लोक सेवक हैं या ब्यूरोक्रेट बन बैठे? हमारे देश की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमारे देश में जो कार्यकारिणी है, जो एग्जीक्यूटिव है, जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, वो कार्यपालिका ही पूरी तरह से सांप्रदायिक है। अगर कार्यपालिका सांप्रदायिक नहीं होती तो जाहिर सी बात है इस मुल्क में सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे होते। उस सांप्रदायिक कार्यपालिका से मुक्ति कैसे मिले, सवाल ये उठता है। और उस सांप्रदायिक कार्यपालिका से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि इस देश में प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसलिए आवश्यकता इस बात की है, रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। अगर रिजर्वेशन होता तो जाहिर सी बात है ये कार्यपालिका आज सांप्रदायिक न हो पा रही होती। अगर रिजर्वेशन होता तो आज भी देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसमें 34 जज हैं। सारे जज पूरे स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। उसमें मुसलमानों की संख्या क्या है? मुसलमानों की संख्या वहां इसलिए चाहिए कि ताकि बगल वाला जज पक्षपात न कर सके, न्याय करे और न्यायिक चरित्र प्रदर्शित करे, इसलिए जरूरत है। पूरे देश में फैले हुए 25 हाई कोर्ट हैं, और उस 25 हाई कोर्ट में 1114 पद हाई कोर्ट के जजों के सैंक्शनड हैं, और उस 1100 में कम से कम 220 अगर हाई कोर्ट में मुसलमान के जज होंगे तो जजमेंट हाई कोर्ट से फिर ऑर्डर नहीं आएगा, फिर जजमेंट आएगा, और यही न्यायपालिका की व्यवस्था। रिजर्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है। यह सच है कि अभी बात चल रही थी, हम जहां से ताल्लुक रखते हैं हमें तो कुएं पे भी नहीं चढ़ने दिया जाता था, और हमें तो अनुमति तभी मिलती थी जब धूप बंद हो जाए, सूर्य की रोशनी बंद हो जाए, तभी चलने का मौका मिलता था। यह भी सच है कि इस रिजर्वेशन की व्यवस्था ने आज हमें यहां तक पहुंचाया है। यह भी सच है कि जातीय उन्माद के कारण आज भी हमारे ऊपर दंगे होते रहते हैं। जात के नाम पे किसी के मुंह में पेशाब पिला दिया जाता है, यह सच है। लेकिन यह भी सच है जो ऐसा करता है उसे दंडित भी होना पड़ता है। यह ताकत होती है रिजर्वेशन की, और यही ताकत तो आपको भी चाहिए। इसी ताकत की जरूरत तो आपको भी है। इसलिए अगर आप ये कहते हैं हमारे देश में
हम किसी की शिकायत नहीं करना चाहते, सच है। ना हम किसी की मुखालफत करने आए हैं, ना मुगलहत करने आए हैं। अगर हम कुछ करने आए हैं तो अपने अधिकारों, अपने हक की बात करने आए हैं, उसको सुरक्षित करने आए हैं। कहते हैं झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती, झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती है, जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। अभी तक यही होता रहा है, लेकिन आज आपके जोश को देख करके, आपकी जिंदा दिली के देख करके और उस जोश में होश देख करके दो लाइन जरूर आगे बढ़ाना चाहेंगे। झोपड़ी कतरे शबनम को तरस जाती है, जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। आंधियां जो आपकी दिख रही है उस पे कहना, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाती है, बचती है वही साख जो खुद ही लचक जाती है। और ये वक्त है इस सियासत में जो पूरी तरह से जातवादी व्यवस्था हो गई है, लेजिस्लेटिव हो गया है। इस लेजिस्लेटिव को पूरी तरह से बदलना। आपने बहुत लंबे समय तक वोट किया। 1990 में एक आपकी पहचान हुआ करती थी, बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद कब ध्वस्त हुई? सबसे पहले 30 अक्टूबर 1990 को उस पे लोग चढ़े। कौन, किसकी हुकूमत थी उस समय? कौन थे इस सूबे के मुख्यमंत्री? और ताजुब तो तब होता है जब 15 अक्टूबर 1990 से उत्तर प्रदेश की धरती में अयोध्या के चारों तरफ पूरी तरह से कर्फ्यू लगा था, तो 30 अक्टूबर को 1.5 लाख लोग पहुंचे कैसे? उठता है प्रश्न कि नहीं उठता? जब 15 अक्टूबर 1990 से लेकर के 29 अक्टूबर 1990 की मध्यरात्रि तक चारों तरफ कर्फ्यू लगे थे, बैरिकेडिंग हुई थी, तो अचानक से 1.5 लाख लोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पास पहुंचे कैसे? क्या जिनको आपने खिताब दिया था मुल्ला मुलायम सिंह यादव, जो उनकी सरकार थी, उनकी मर्जी के बगैर लोग वहां पहुंच सकते थे? जब उन्होंने ये आपसे वादा किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो 1.5 लाख लोग वहां कैसे पहुंच गए? अचानक से आप उठा करके देख लीजिए, जियो उठा के देख लीजिएगा, 30 तारीख को कर्फ्यू हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? कोई वजह तो होगी, और इस वजह को तलाशना है। और इसलिए तलाशना है क्योंकि वहां सांप्रदायिक, जो हमने कहा, कार्यपालिका एक्टिव थी। जातिवादी नेतागण, जिनको आप लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिका कहते हैं, क्या कर रही थी विधायिका? और ये प्रश्न तलाशे जाने चाहिए। इसी प्रश्न को तलाशने के लिए हम सब यहां इकट्ठा हैं और इसका माकूल जवाब देने के लिए भी इकट्ठा हैं। आप जानते हैं 30 अक्टूबर को रामशरण वर्मा, जो वहां कमांडेंट था पीएसी का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछता है, श्रीवास्तव से, कि मुझे इस समय गोली चलानी चाहिए, लोग ऊपर गुंबद पे चढ़ गए हैं, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति था, गुंबद पे चढ़ गए हैं, अगर गोली नहीं चलाई गई तो वो मस्जिद ढा दी जाएगी। और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थाने में जाकर के कमरा बंद करके थाने का अंदर बैठा होता है, एसएसपी बैठा होता है। लेकिन अगर वहां मुस्लिम लोग, अगर वो फोर्स के सीआरपीएफ और पीएसी के लोग तैनात होते थे, क्या किसी के औकात थी कि उस मस्जिद पे चढ़ाई कर सकता है? और यही जवाब तलाशने के लिए आरक्षण की जरूरत है।
और जब ये तलाशे नहीं जाएंगे, 30 अक्टूबर को गोली चलाई, बर्मा ने गोली चलाई, 2 लोग मारे गए, सच है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का फोन आता है कि नेताजी ये तो कुछ भी नहीं हुआ, वीडियोग्राफी तो हो ही नहीं पाई, बगैर वीडियोग्राफी के हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। फिर 2 नवंबर को वही ड्रामा किया गया और वहां छतों पे गुब्बारे में लाल रंग भर करके सारे फोर्स को बैठाला गया और ये कहा गया कि सारे गुब्बारे फोड़े जाएं और पूरी जो सड़कें वहां हैं वो लाल दिखनी चाहिए, गलियां लाल दिखनी चाहिए। 11-12 लोगों को पहुंचा करके गोली चलाई गई, 5 लोग मारे गए और उसके बाद दूसरे दिन 3 नवंबर को क्या आता है कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए। लेकिन आप बताइए, अगर रिजर्वेशन के आधार पे मुस्लिम की वहां आबादी होती, पीएसी में होते, मीडिया में होते, ब्यूरोक्रेसी में होते, पब्लिक सर्वेंट होते, तो क्या ये न्यूज आती? इस न्यूज को, गलत न्यूज को दबाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है और यही तलाशना है। ये जो चल रहा है, यह सच है कि बात हमें बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी है, लेकिन यह भी समझ लीजिए, रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठा कर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। ये वक्त है फना करने का, छोड़ दीजिए। कहते हैं कर भैया बल आपनी, छोड़ पड़ाई आस, जाके आगन नदिया बहे वो कस मरे प्यास। अगर 2027 में आपने पीस तलाश लिया, सुकून तलाश लिया, डॉक्टर अयूब में नेतृत्व तलाश लिया, तो सबसे बुरा क्या हो जाएगा? यही होगा ना कि एक बार फिर बीजेपी आ जाएगी। इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन 20% वोट के हकदार डॉक्टर अयूब बनेंगे, उसके बाद आने वाला चुनाव डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में सरकार बनेगी, दूसरी नहीं बन सकती। द पर्सन हु इज नॉट रेडी टेकिंग रिस्क कैन नॉट गेन। द पर्सन हु इज रनिंग विद पॉजिटिव थॉट्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड एंड द पर्सन हु इज रनिंग विद द नेगेटिव थॉट्स कैन नॉट बी हेल्प्ड। छोड़िए ये नेगेटिव थॉट्स के साथ जो आप बढ़ते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स के साथ जब तक आप बढ़ते रहेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़िए। यकीन मानिए, जिस दिन आपने डॉक्टर अयूब में अपना नेतृत्व तलाश लिया, शेड्यूल कास्ट ऑटोमेटिकली के साथ खड़ा रहेगा और 2027 की सरकार डॉक्टर अयूब के सहयोग से नहीं चलेगी, डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में चलेगी। ये तय करना। संचालक जी आ गए हैं, चूंकि अनुशासन में रहने की हमारी आदत है, तो ये जो बातें तय करनी, ये बातें तय करनी है। आप दूसरे के पीछे खड़े होकर के लड़ते हैं, अखिलेश के पीछे खड़े होकर के लड़ेंगे तो मात्र एक बात की गारंटी है कि आप मारे जाएंगे। मात्र एक बात की गारंटी है कि आपका कत्लेआम होगा। लेकिन यही लड़ाई अखिलेश यादव को पीछे करके फ्रंट पे आप लड़ेंगे तो एक बात की गारंटी है, 50-50 चांस है, या आप जीतेंगे या फिर आप हारेंगे। बीच में नहीं रह पाएंगे। बीच में रहने वाली जो अदा है, वो कला है, वो बंद करनी पड़ेगी। जब पीछे लड़ेंगे या तो दुश्मन आपको मारेगा या अखिलेश के पीछे जो सेनाएं अखिलेश के साथ हैं वही रोते हुए आगे निकल जाएंगी। नाउ यू हैव टू डिसाइड हु इज योर लीडर। अनलेस अंटिल रियल लीडर इज नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग। आपको वास्तविक नेता का चयन करना है, काल्पनिक नेता से काम नहीं चलता। इस बात को समझिए। कहते हैं
काल्पनिक नेता के आधार पे अगर आप बाढ़ते आगे बढ़ेंगे तो नहीं होगा। अब आपको तय ये करना है, क्या ये मुसलमानों का रिजर्वेशन किसी के सामने भीख मांग करके हमें हासिल करना है या खुद देना है, ये तय करना है। ये रिजर्वेशन देने वाला बनना है, रिजर्वेशन मांगने से ही काम नहीं चलेगा। कहते हैं दो वक्त की आवाज जमा दो, इज्जत से अगर जीना है तो मौत की ठानो, शेर की तरह जिसे दहा नहीं जाता, इज्जत से उसे कभी पुकारा नहीं जाता, मैं खाने निकराम को पीने नहीं देती, बुज़दिल को ये दुनिया कभी जीने नहीं देती। क्या इसी तरह बुज़दिली में जीते रहें? कब तक बुज़दिल बने रहेंगे? बनना है। अजीब सी बात है, बस शब्दों का खेल है, सोच का समझ है, सोच का फेर है। अगर आपको जानवर कह दिया जाए तो बुरा मान जाते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन अगर शेर कह दिया जाए तब भी बुरा मानेंगे। शेर भी तो जानवर ही है ना। यह सोच का अंतर है और इस सोच के अंतर को खत्म करना है। हमारे देश में 6789 IAS होते हैं। कितने मुस्लिम IAS हैं ये जानने की जरूरत है। एक घटना और आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा 5 जुलाई 2005 को एक घटना हुई थी अयोध्या में। 6 बच्चों को मारा गया था और उसमें से 2 बच्चे JNU के थे, ब्रिलियंट स्कॉलर थे। एक लड़का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था, एक लड़का जामिया इस्लामिया का था, एक लड़का राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हैदराबाद का था और एक लड़का BHU का था। उसको थाने में रखा गया और उसे मारने के लिए रखा गया। थाने वाले को पता लगा कि कल इनको मारना है, तो उसने सोचा कि 6 निर्दोष लोगों को तो मार ही रहे हैं। एक रमेश पांडे जो गाइड था, अयोध्या में गाइड का काम करता था, पुलिस वालों ने उसको निपटा दिया। और जब उसको निपटाया तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी वो देखने गए, ये घोषित करने गए थे कि पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन जैसे ही वहां भीड़ लगी, लोगों ने रमेश पांडे को पहचान लिया और वहां जब बवाल मच गया, और बवाल मचने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप आइए नहीं, रमेश पुलिस वालों ने रमेश पांडे को भी मार दिया है, यहां बवाल मच गया है, आप आइए मत। बाद में यहां लखनऊ से बैठ करके अनाउंस किया गया कि 6 आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। उन्होंने ग्रेनेड फेंका तो रमेश पांडे बीच में आ गया, उसके चिथड़े उड़ गए। पहले तो उसको मारा गया था, बाद में बम से उड़ाया गया। आज क्यों हो रहा है? जो होनहार बच्चे हैं मुसलमानों को, जो IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, उनको पूरी तरह से मारे जाने की साजिश क्यों हो रही? और ये लिस्ट कौन बनवाता है? ये लिस्ट बनाती है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो लिस्ट बनवाती है। किससे बनवाती है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बनवाती है। दूसरी लिस्ट कौन बनाता है? नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस की संस्था स्टूडेंट यूनियन है, उससे लिस्ट बनवाती है। और ये पता करती है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में देखो, जो होनहार बच्चे हैं उनको मारा जाएगा, आतंकवाद के नाम पे मारा जाएगा। आतंकवाद के नाम पे कोई निर्दोष न मारा जाए, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। क्या हम छोड़ सकते हैं ये रिजर्वेशन? नहीं छोड़ सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है। संगठन कैसे खड़ा होगा वो डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। और यकीन मानिए
कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे इशारे पे नहीं, हमारे बैठने पे चलेगी। हम उसको चेयर करेंगे, दूसरा वाइस चेयर कर सकता है, हम नहीं करेंगे। 119 विधानसभाएं ऐसी हैं जिस 119 विधानसभाओं में जरूरत क्या पड़ती है? मैसेंजर, मैसेज, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मीडिया और मनी। इसका प्रॉपर कंपाइलेशन कैसे होता है संगठन खड़ा करने के लिए, ये सब हम लोगों ने तय कर रखा है। यकीन मानिए, और 2027 में केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, केंद्र की सरकार भी गिरेगी, उसका भी चुनाव होगा। हम केवल उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते नजर नहीं आएंगे, बल्कि केंद्र में भी बड़े जोर से भागीदारी करते नजर आएंगे। ये तय करने की जरूरत है साथियों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि वाई रिजर्वेशन इज मच रिलेवेंट टू द कंट्री। चूंकि सांप्रदायिक जो हमारी कार्यपालिका है, सांप्रदायिक कार्यपालिका से निजात हमें चाहिए। जातवादी जो विधायिका है, उस जातवादी विधायिका से निजात चाहिए। नस्लवादी जो मीडिया, नस्लवादी जो यहां कोर्ट है, न्यायालय है, उससे निजात चाहिए। और रेबिजधारी जो हमारी मीडिया है, उस रेबिजधारी मीडिया से निजात चाहिए। और ये निजात तब मिल पाएगा जब आप फ्रंट पे लड़ने की बात करेंगे, फ्रंट से रह करके लीड करने की बात करेंगे। अंत में एक शेर और पढ़ेंगे और आप सभी को ये यकीन जरूर दिलाएंगे कि 2027 की विधानसभा लोक भवन में जो टॉप ऑफिस है, वो टॉप ऑफिस डॉक्टर अयूब का इंतजार कर रहा है और उसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। नौजवान तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी, नौजवान तेरी जवानी खाक में मिल जाएगी। जुल्मियों के जुल्म से हस्ती तेरी मिट जाएगी। तोड़ दे जंजीरें जकड़ी की गुलामी में पड़ा। ये जवान मर्दी तेरी फिर काम किस दिन आएगी, ये जवान मर्दी तेरी फिर काम किस दिन आएगी। आप सभी को पीस मुबारक हो और आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।